आज की हमारी क्लास शुरू होने वाली है विद्यालय प्रबंधन एवं समितियों के ऊपर। समझिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार के हमने फ्लो चार्ट्स का उपयोग करके इस पूरे के पूरे चैप्टर्स के जितने भी नोट्स थे उनके शॉर्ट नोट्स रेडी किए हैं और फ्लो चार्ट्स के माध्यम से पूरे चैप्टर को जो है हम आपको समझाएंगे। अब आगे की प्रोसेस देखिए, जैसे ही आपका ये चैप्टर पूरा होता है समझने के बाद में आपके सामने आते हैं क्वेश्चन आंसर। हम हर एक बिंदु के ऊपर बात करेंगे, हर एक बिंदु के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और सारे प्रश्न जो है इतने महत्वपूर्ण हैं कि शायद यह एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे भी छप कर आ सकते हैं। चलिए अब देखो, बिना किसी बात के हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। लेकिन अगर उससे पहले मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इस क्लास की कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। देखो, अपना जो टॉपिक है उसका नाम है विद्यालय प्रबंधन। ठीक है, उसकी समितियों के ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन विद्यालय प्रबंधन के ऊपर जो है चर्चाएं कर लेते हैं। तो विद्यालय जो प्रबंधन है, इसकी मूल अवधारणा के अंदर एक शब्द का उपयोग किया गया है जिसका नाम है प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जो मैनेजमेंट शब्द है ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सभी को पता है। और इस अंग्रेजी भाषा का शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। इसकी भाषा के अंदर अगर हम देखें तो वो है आपके मैनेज, मैन और टी। मैन का मतलब आदमी होता है, मैनेज का मतलब प्रबंधन, ठीक है, व्यवस्थित करना, और टी का मतलब टेक्टफुली। और टेक्टफुली को अपन जो है हिंदी में कह सकते हैं चतुराई से किसी कार्य को करना या कौशल या स्किल के माध्यम से उस कार्य को करना। कहने का मतलब यह होता है कि किसी भी कार्य को या किसी इंसान से किसी कार्य को करवाना आप लोगों के लिए मैनेजमेंट होता है, यानी कि उस आदमी से चतुराई से या अपने कौशल या स्किल के माध्यम से किसी व्यक्ति से कार्य करवाना। ठीक है, अगर नहीं समझे तो वापिस से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति से अपनी चतुराई के माध्यम यानी कि अपने दिमाग से, अपनी स्किल से किसी व्यक्ति या उस समूह को कार्य करवाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई स्टूडेंट वगैरह है तो आपको टीचर काम करवाने के लिए उसके अंदर अगर मैनेजमेंट की स्किल है तो आपको किसी भी प्रकार का कार्य करवा सकता है आसानी से। देखो, ये मैनेजमेंट जो है ये एक स्किल भी है और मैनेजमेंट जो है एक साइंस भी है। इसके ऊपर भी अपन चर्चाएं करेंगे, बट अभी अपन ने देखा है कि मैनेजमेंट क्या एक स्किल है, यानी कि अपने कौशलों के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से कार्य करवा सकते हैं, यानी कि मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट की परिभाषा क्या कहती है? लक्ष्य प्राप्ति का सामूहिक प्रयास। ठीक है, अकेला आदमी कभी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। लक्ष्य प्राप्ति का सामूहिक यानी कि एक समूह के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वही मैनेजमेंट होता है। अब जो लक्ष्य है, ठीक है, देखो किसके लिए? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के लिए अपन क्या करते हैं? मैनेजमेंट, यानी कि पहले से जो हमने निर्धारित कर रखे हैं लक्ष्य, उनको करने के लिए ही तो अपन लोग मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि मैनेज यानी कि व्यवस्थित कार्य करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, किसी भी कार्य को करने से पहले यानी कि सामूहिक प्रयास में शामिल मुख्य प्रश्न, किसी भी अपन समूह के द्वारा जो कार्य करते हैं, यानी कि अपन कोई समूह है 5-10 आदमियों का और कोई कार्य अपने को शुरू करना है, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पास में एक क्लियर होना चाहिए कि हम यह क्या कर रहे हैं, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, और वह काम हमें कब करना है और वह काम हमें किस जगह पर करना है, कहाँ करना है। ठीक है, और उसे हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास में 4 आंसर होने चाहिए। हमें एक काम क्या करना है, यानी कि कौन सा काम करना है, क्या करना है, हमें उसे कब करना है। जब हमारे पास क्या का आंसर होता है हमें क्या करना है, तो उसे फिर कब करना है अपने को, यानी कि अब जो काम हमने सोच लिया है आखिरकार उसे कब करना है। उसके साथ में अब इसे अगर जिस तारीख को करना है, लेकिन करना कहाँ पर है, और अगर करना कहाँ पर है अपने को मिल गया तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि अपने पास में कब करना है, तारीख मिल चुकी है, स्थान मिल चुका है, अब कहाँ पर कैसे करना है, यानी कि किस तरीके से इस काम को करना है। यही क्या है? मैनेजमेंट है। किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट के मुख्य प्रश्नों के अंदर क्यों शब्द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि किस काम को क्यों करना है, इसका आंसर नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, उदाहरण के लिए आप एक समूह है और आप में से अगर आप कहोगे इस काम को क्यों करना है, अगर आपके मन में पहले से ही ये कार्य होगा तो आप किसी कार्य को पहले से मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कि मैनेज नहीं कर पाओगे। देखो थोड़ा और डिटेल से अपन पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के ऊपर अपन और चर्चाएं करते हैं। तो इस मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं है, ठीक है, यानी कि प्रबंधन की विशेषताएं हो चुकी है और इसी के कुछ तथ्य हो चुके हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, उनके ऊपर अपन चर्चाएं करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रबंधन की प्रकृति। आखिरकार इस प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति एक पेशा है, यानी कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। वहीं पर जो आपका प्रबंधन है ये कला और विज्ञान दोनों ही है। प्रबंधन क्या है? कला और विज्ञान है। कला कैसे हुआ? कला ये है, अगर किसी भी आपको किसी के द्वारा किसी कार्य को करना है
और उसके लिए अगर आप व्यवहार का यानी कि अपने कौशल और तरीकों का प्रयोग करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए अपने व्यवहार में कौशल और तरीकों का, यानी कहने का मतलब ये हो चुका है अपनी स्किल्स का प्रयोग करके किसी कार्य को करना ही क्या हो सकती है, कला हो सकती है। और विज्ञान क्या होता है कि किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करना क्या होती है, विज्ञान होती है। यानी कि किसी कार्य को सीक्वेंस में एकदम सही तरीके से करना एक साइंस होती है। वहीं पर उस कार्य में किए गई जो स्किल्स थी, जो अपने लोगों ने जिन स्किल्स का उपयोग किया वो क्या है, कला है। ठीक है, अब एक प्रक्रिया के रूप में अगर हम देखें कि जो प्रबंधन है उसकी प्रक्रिया कैसी है, तो उसकी प्रक्रिया जो है वह सतत है। उसकी प्रक्रिया कैसी है, एक सामूहिक प्रक्रिया है, एक मानवीय प्रक्रिया है, ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, उद्देश्य पर आधारित यह प्रक्रिया है और अमूर्त प्रक्रिया है। देखो अपने पास जो शब्द है उनसे क्लियर होता है। प्रक्रिया यानी कि निरंतर, सतत यानी कि निरंतर, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, निरंतर होता रहता है। ठीक है, समूह के द्वारा मैनेजमेंट होता है, उद्देश्यों पर आधारित, यानी आपके पास अगर लक्ष्य है, आपके पास गोल है, उद्देश्य है, तो आप उसके आधार पर अपने मैनेजमेंट को जो है डिफाइन कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो कि अपने को किस तरीके से इस कार्य के उद्देश्य यानी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरीके से कार्य कर रहे होंगे, यानी कि अपन मैनेजमेंट उसके अनुसार बनाएंगे। अब आगे अपन देखते हैं कि हर शब्द के आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्लियरली। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं अपन लोग, जिनके अंदर यानी कि प्रबंधन से संबंधित कुछ शब्द है ऐसे, जैसे कि सार, प्रबंधन का जो सार है वह है समन्वय। ठीक है, वहीं प्रबंधन की नाड़ी या प्रबंधन का हाईवे क्या है, संप्रेषण, बातचीत, कम्युनिकेशन। प्रबंधन का भविष्य कैसा है, निर्णय की प्रक्रिया, यानी कि प्रबंधन का भविष्य क्या है, किसी चीज़ की निर्णय की, डिसीजन मेकिंग की क्या है, प्रबंधन है। वहीं पर आत्मा, यानी कि प्रबंधन की आत्मा क्या है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मिलता है अंदर से, तो वह क्या हुआ, प्रबंधन की आत्मा हुई। किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलेगा तो आप उसको और अच्छे से करने की कोशिश करोगे, यानी कि और अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करोगे। संगठन का मस्तिष्क क्या होता है, प्रबंधन खुद ही क्या है, एक संगठन का मस्तिष्क होता है। देखो ये शब्द आपको फैक्ट है एकदम, यानी कि कंटेस्ट याद रखने, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन, प्रमुख अवधारणाएं एवं कार्य। सबसे पहले अपन अवधारणा के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद अपन कार्य के ऊपर बात करेंगे। अवधारणाएं मतलब परिभाषाएं, उसके बाद अपन इसके कार्यों के ऊपर बात करेंगे। ये कार्य अभी आएंगे नहीं, ये आगे वाले स्लाइड पे है। ठीक है, अपन पहले परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं। इस पूरी स्लाइड पे परिभाषा है। देखो हम 5 वैज्ञानिक पढ़ने वाले हैं, अपने सामने 5 वैज्ञानिक में से सबसे पहले आते हैं कुंटज। कुंटज की क्या बात है, तो देखो कुंटज कहते हैं किसी समूह से किसी कार्य को करवाने की कला ही क्या है, प्रबंधन है। किसी समूह से कार्य कराने की कला क्या है, प्रबंधन है। और पीटर ड्रेकर को और एफ.डब्ल्यू. टेलर को उपाधियां दी गई थी। पीटर ड्रेकर को कहते हैं कि ये आधुनिक प्रबंधन के गुरु है, वहीं एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहते हैं कि ये विज्ञान प्रबंधन के जनक है या पिता है। इनको तो गुरु कहा गया है और इनको जनक या पिता कहा गया है। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत थे, यानी कि इन्होंने कुल 14 सिद्धांत दिए। किसके ऊपर दिए, प्रबंधन के ऊपर दिए, मैनेजमेंट के ऊपर दिए। अभी हम केवल प्रबंधन को ही समझ रहे हैं, इसके बाद हम विद्यालय के अंदर प्रबंधन को समझेंगे। अब देखो जो अपने पीटर ड्रेकर थे, जिन्हें आधुनिक प्रबंधन का गुरु कहते थे, आधुनिक प्रबंधन के जनक कहते थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था MBO। MBO का मतलब था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO का क्या मतलब था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब देखो एक जो अपने हेनरी फ्योल थे, जिन्होंने 14 क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे। इन्हीं के द्वारा 5 मूल तत्व दिए गए थे प्रबंधन के। ये 5 मूल तत्व आपके एग्जाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 5 मूल तत्वों में से तीसरा मूल तत्व कौन सा था, दूसरा मूल तत्व कौन सा था। ये सब आपको एकदम क्रम में याद होने चाहिए, सीक्वेंस में याद होने चाहिए, यानी कि आपको मैनेज आपको ही करना है इसकी में। इसमें शब्द आया है पी, यानी कि अपन हर एक शब्द के ऊपर बात करते हैं तो पी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, यानी कि योजना बनाना। किसी भी चीज़ में संगठन का साथ होना, यानी कि समूह, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी चीज़ के निर्देश देना, यानी कि कमांड देना। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना। और कंट्रोल यानी कि किसी चीज़ पर नियंत्रण करना। देखो प्रबंधन के ऊपर अपन ने चर्चाएं की। प्रबंधन में अपन ने 5 मूल तत्व देखे, जो किसने दिए, हेनरी फ्योल ने दिए। किसने दिए, हेनरी फ्योल ने दिए। अब अपन देखें तो प्रबंधन जो है इसके अंदर पी शब्द का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि जो मूल तत्व दिए गए थे उनमें 5 वर्ड थे, POCCC। ठीक है, POCCC। इसमें जो पी था उसका मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सी का मतलब कमांड, और अगले वाले सी का मतलब था सेकंड वाले का कोऑर्डिनेशन, और थर्ड वाले सी का मतलब था कंट्रोल। ठीक है, इसके पश्चात अपन लोग चलते हैं और आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट 5वें नंबर का वैज्ञानिक है जिसका नाम है लूथर गुलिक। ये 5वें नंबर के वैज्ञानिक है। अपन ने अब तक 4 वैज्ञानिक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े, देखो अपन समझने की कोशिश करते हैं। 4 वैज्ञानिकों में से पहले का नाम है कुंटज, दूसरे के नाम है पीटर ड्रेकर, तीसरे के नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर, चौथे का नाम हेनरी फ्योल और 5वें का नाम है आप लोगों के लूथर गुलिक। देखो हेनरी फ्योल
और जो पीटर ड्रेकर है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में एक लूथर गोलिक, यानी कि ये जो है 3 वैज्ञानिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको भले से FW टेलर और कुंटज याद हो या ना हो, ये कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। लूथर गोलिक के ऊपर अपन बात करते हैं, और इन्होंने भी जो है सूत्र दिया था पोस्ट डिकार्ड का। किसका दिया? पोस्ट डिकार्ड का, पोस्ट कॉर्ब का किसने दिया? सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया। इस पोस्ट कॉर्ब के हर वर्ड का मीनिंग अपने को समझना है। पी का मतलब जहाँ वहाँ प्लानिंग था, यहाँ पर भी प्लानिंग ही है। और ओ का मतलब भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि 2 चीज़ तो सेम है, 2 को आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं एस का मतलब होता है स्टाफिंग, और डी का मतलब होता है निर्देशन यानी कि डायरेक्टरिंग। ठीक है, तो एस का मतलब क्या होगा? स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति करना, और डी का मतलब निर्देशन। CO यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय करना। और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी कि आलेख या प्रतिवेदन करना। और बी का मतलब बजटिंग या बनाना। अब देखो ये सूत्र किस आधार पर दिए गए, हम समझ सकते हैं प्रबंधन जो है उसमें प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास में एक प्लानिंग होनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास एक संगठन होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए। किसी कार्य को करने के लिए आपके पास स्टाफिंग होनी चाहिए। नियुक्ति करना यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपके पास में स्टाफ होना चाहिए उसके लिए। किसी भी काम को करने के लिए निर्देशन दिए जाने चाहिए ताकि इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए। किसी भी कार्य को करने के लिए आपसी समन्वय बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आलेख और प्रतिवेदन यानी कि किसी भी काम को करने के लिए उसकी रिपोर्ट वो तैयार होनी चाहिए, और उसके पास में अपने बजट यानी कि बजट अपने पास में होना चाहिए किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए वर्तमान में पैसा ही सब कुछ है, और पैसे के बिना कुछ नहीं होता, ये सबको पता है। इसलिए जो बजटिंग है इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है किसने? लूथर गुलिक ने। अब चलते हैं अपन विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। जो अपना स्कूल मैनेजमेंट था इसके ऊपर अपन अभी जो है थोड़ा बेसिक समझेंगे किस प्रकार से। अभी देखते हैं तो देखो, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास, यानी कि यही चीज़ क्या थी? मैनेजमेंट के अंदर थी। और यह परिभाषा है आपके प्रबंधन की। अगर हिंदी शब्द देखो, मैनेजमेंट की परिभाषा अलग है, प्रबंधन की परिभाषा अलग है। ये इंग्लिश के अंदर मैनेजमेंट की परिभाषा अपन ने फर्स्ट में पढ़ी थी, और ये हिंदी के अंदर प्रबंधन की परिभाषा है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। देखो परिभाषाओं में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति का सामूहिक प्रयास है ये, और यह क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य यानी कि लक्ष्य को ही प्राप्त करने का क्या है? सामूहिक प्रयास है। इसमें देखो मानवीय भौतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा, यानी कि किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी जाके वो मैनेजमेंट क्या होता है? सफल होता है। देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं, वह यह है कि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को भौतिक संसाधन पूछे जाए, मानवीय संसाधन पूछे जाए, क्योंकि यहाँ बात हो चुकी है, तो वो क्या होंगे? जैसे स्कूल के अंदर जो भवन होते हैं, स्कूल के अंदर जो खेल के मैदान होते हैं, और जो आपके फर्नीचर्स होते हैं, कंप्यूटर की लैब होती है, ये सब क्या होते हैं आप लोगों के लिए? ये नॉर्मली भौतिक संसाधन होते हैं। लेकिन मानवीय संसाधन क्या होते हैं? जैसे आपके विद्यालय के टीचर्स हो चुके हैं, आपके प्रिंसिपल हो चुके हैं, आप स्वयं हो चुके हैं, ठीक है, आपके माता पिता जो अभिभावक होते हैं, आपका जो समाज हो चुका है, यह सभी क्या है? आपके विद्यालय के मानवीय संसाधन है। क्या है? सभी मानवीय संसाधन है। अब विद्यालय चल रहा है, लेकिन विद्यालय के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? धन की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ती है? धन की ज़रूरत पड़ती है, और धन का अपन लोगों ने वित्तीय संसाधन में जोड़ा है। तो देखो पहले 2 ही संसाधन थे, लेकिन उसके बाद तीसरा संसाधन कहा कि धन के बिना तो आज की दुनिया में कोई काम पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फिर इसे भी वित्तीय संसाधन के मतलब इसे वित्तीय संसाधन के रूप में धन को जोड़ दिया गया। तो विद्यालय के प्रमुख संसाधन और तत्व कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। तो वह है भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधन। अब ये जो तीनों संसाधन है जिनको अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है, ये तीनों संसाधन है, इन तीनों संसाधनों के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। और 2 समितियां कौन कौन सी है? यानी कि मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधन को चलाने के लिए 2 समितियां बनाई गई थी। एक का नाम था SMC, दूसरी का नाम था SDMC। ये कहानी शुरू हो जाती है क्योंकि अब अपने चैप्टर की जो पूरी कहानी है अब यहाँ से शुरू होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 कैरेक्टर आते हैं अपनी कहानी में, और दोनों में से एक का नाम था SMC और दूसरे का नाम था SDMC। समझिएगा, जो SMC था यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति जो है उसका, और जो विद्यालय विकास प्रबंधन समिति है उसका, इन दोनों के बारे में अपन लोग यानी कि डिटेल से पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यही हुआ, SMC को इंग्लिश में कह सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी, वही SDMC को अपन इंग्लिश में कह सकते हैं स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कम्युनिटी। यानी कि अब आप खुद सोचिए कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसमें जो SMC का उपयोग होता है वह कार्य क्षेत्र, यानी कि जो SMC कहाँ तक होती है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक SMC समितियों का गठन किया जाता है। और जिस विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक है, यदि कोई विद्यालय है तो उसके अंदर SDMC का गठन किया जाता है। अब समझिए कि जो SMC है उसके अंदर तो डेवलपमेंट को यानी कि विकास को जोड़ा ही नहीं गया है, बल्कि SDMC के अंदर विकास को जोड़ दिया गया है। क्या छोटे बच्चों के लिए विकास आवश्यक नहीं है?
ज़रूर छोटे बच्चों के लिए विकास काफ़ी आवश्यक है, लेकिन अगर आपने आरटीई एक्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर कहा गया है कि छोटे बच्चों का विकास यानी कि जो कुछ भी होगा उनके 8वीं तक के विद्यालय वह निःशुल्क होंगे, यानी कि उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसीलिए जो अपने विद्यालय होते हैं उनमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के बच्चों से क्या लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? ताकि जो है विद्यालय का विकास हो सके। बच्चों का विकास करने के लिए या फिर विद्यालय के विकास के लिए क्या लिए जाते हैं? पैसे लिए जाते हैं कक्षा 9 से 12 तक के। लेकिन आरटीई एक्ट के तहत विद्यालय में विकास के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए एसएमसी का गठन किया गया है। पहले जो था एसडीएमसी ही आप लोगों के लिए कंप्लीट पूरी स्कूल में एक ही संस्था थी, लेकिन उसके पश्चात एसडीएमसी और एसएमसी को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये पता चल चुका है प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक एसएमसी होती है, वही 9 से 12 तक एसडीएमसी होती है। अब देखो जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, जो एसएमसी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, अपन इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए एसएमसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3rd ग्रेड का एग्जाम कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए ही करवाया जाता है। तो उस 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए करवाया जाता है, तो इसमें एसएमसी ही आपके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे अपन लोग जो है डीपली समझेंगे, हर चीज़ को जो है आराम से फुल डिटेल में समझेंगे। समझो विविध प्रावधान एवं गठन, ठीक है, विविध प्रावधान एवं गठन और एसएमसी की आवश्यकताएं और एसएमसी के उद्देश्य। आखिरकार एसएमसी जो है यानी कि जो आपकी विद्यालय की जो प्रबंधन समिति है, इसके प्रावधान और इसका गठन कब हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि अपने को इसके बारे में पहले इसकी कहानी सुननी है। बात थी आरटीई एक्ट 2009 की धारा 21 के अंतर्गत किसका प्रावधान दिया गया, एसएमसी का प्रावधान दिया गया। एसएमसी का प्रावधान 2 जगहों पर था। एक तो था आरटीई नियमावली 2011, यानी कि राजस्थान में जो आरटीई की नियमावली बनाई गई थी 2011 में, उसके भाग 3 के नियम 4 और 3 के अंदर, यानी कि भाग दो जो था उसके नियम 3 और 4 के अंदर गठन की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। और आरटीई एक्ट की धारा 21 के अंदर भी किसका उल्लेख किया गया है, एसएमसी का उल्लेख किया गया है। अब एक बात आती है कि एसएमसी की आवश्यकता क्यों है, हमें एसएमसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समझिए किसी भी चीज़ के जन सहयोग को प्राप्त करने के लिए एक एसएमसी की आवश्यकता होती है। देखो जन सहयोग से मतलब हो चुका है आसपास के समाज हो चुके हैं, या विद्यालय में जो उपस्थित विद्यार्थी है उनके माता पिता यानी कि अभिभावक हो चुके हैं, इनसे सहयोग के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, एसएमसी की आवश्यकता होती है। अब क्यों होती है इसके बारे में आगे और डिटेल में समझेंगे। विकेंद्रीकरण करने के लिए, यानी कि हर चीज़ को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए, यानी कि हर व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि विद्यालय के अंदर किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अभी और डिटेल में समझेंगे, आपको क्लियर है, समझ में आएगा। अब एसएमसी के प्रमुख उद्देश्य, आखिरकार एसएमसी को बनाने के उद्देश्य क्या थे, तो इसके उद्देश्य थे कि विद्यालय की विकास योजनाएं बनाना, जो किसके अंदर थी, धारा 22 के अंदर बताया गया था विद्यालय की विकास योजनाओं को बनाना है, किसके अंदर, एसएमसी के अंतर्गत बनाना है। विद्यालय के लिए संसाधनों को जुटाना, विद्यालय के कार्यों को मॉनिटरिंग करना, एमडीएम यानी कि मिड डे मील का संचालन करना। एमडीएम यानी कि मिड डे मील जो है इसका संचालन प्रारंभिक कक्षाओं में होता है, इसलिए इसका संचालन भी कौन करेगा, एसएमसी। प्रतिवर्ष यूडाइस भरना, यूडाइस क्यों भरा जाता है प्रतिवर्ष, इसी के द्वारा, क्योंकि हमें पता है कि शुरुआत में अगर यूडाइस भरेंगे तो उसके बाद तो ऑलरेडी वो यूडाइस बना हुआ आईडी रहेगी, तो उसको तो रेगुलर चलता रहेगा। तो यूडाइस अगर आप लोगों ने कभी नहीं सुना हो तो अब आप लोग जो है इसके बारे में जान जाए ना, ठीक है, जरूर आसानी से। और नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, किसी भी विद्यालय में प्रारंभिक कक्षा में अगर प्रवेश अच्छा होगा तो यह कॉमन सी बात है कि आगे वाली कक्षाओं में भी बच्चे वहीं पर रहेंगे। ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य हम लोगों ने देखे, तो विद्यालय विकास की योजनाएं बनाना, ठीक है, विद्यालय के लिए संसाधनों को जुटाना, कार्यों की मॉनिटरिंग करना, मिड डे मील का संचालन, प्रतिवर्ष यूडाइस भरना, नामांकन और ठहराव का कार्य करना। ये सब किसके कार्य थे, एसएमसी के कार्य थे। एसएमसी के कार्य नहीं थे, ये उद्देश्य थे। कार्य हम आगे पढ़ेंगे। ये उद्देश्य है कि क्या लक्ष्य है एसएमसी को गठन करने का, एसएमसी के में आवश्यकताएं क्यों पड़ी और एसएमसी का गठन किस प्रकार से हुआ, इन सब के ऊपर अपन ने चर्चाएँ की है। इसके बाद अब हम देखते हैं एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है, एसएमसी की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, यानी कि किस प्रकार एसएमसी के अंदर जो है कार्य करती है। सबसे पहले एसएमसी के अंदर 2 सभाओं का गठन किया गया है, 2 समितियों का गठन किया गया है। कहने का मतलब साधारण सभा और एक होती है कार्यकारिणी समिति, यानी कि कार्यकारिणी समिति को ही निष्पादन समिति भी कहते हैं, और साधारण सभा को जनरल बॉडी, यानी कि एसएमसी की नॉर्मल बॉडी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कार्यकारिणी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, एसएमसी को 2 डिवाइडेशन में तो बांट दिया है, लेकिन इनका जो है कारण क्या है बांटने का। हमने देखा कि एसएमसी और एसडीएमसी 2 भागों में थी, ठीक है। उसके बाद एसएमसी के भी 2 भाग देख लिया, एक तो साधारण और एक कार्यकारिणी। अब अपन लोग जो है सबसे पहले साधारण को फुल डिटेल में आराम से हर चीज़ को समझेंगे, और साधारण में हमने 4 पॉइंट्स को
नोट डाउन किया, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 4 पॉइंट अपन ने उठाए हैं। सबसे पहले आता है उनके सदस्य। साधारण के जो सदस्य होते हैं आखिरकार वो कौन होते हैं, और अगर सदस्य भी है तो उन सदस्यों की अगर अपने को सदस्यता समाप्त करनी है, यानी कि उन्हें समिति से बाहर निकालना है, यानी कि उनका नाम हटाना है, तो उसके लिए क्या करना है, बैठक व्यवस्था, यानी कि इसके अंदर जो है इसकी बैठकें होती है तो वो किस प्रकार से होगी, और साधारण सभा के कार्य क्या होते हैं, यानी कि इस जो सभा है साधारण सभा इसके क्या कार्य होते हैं, तो देखते हैं। तो साधारण सभा के अंदर अपन सबसे पहले सदस्यों की बात करते हैं। तो साधारण सभा में सभी अभिभावक और संरक्षक क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। सभी शिक्षक और प्रबोधक और पैरा टीचर इसके जो है सदस्य होते हैं। पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, ये सभी क्या होते हैं, पंचायती राज जनप्रतिनिधि, यानी कि अपनी साधारण सभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो अपनी कार्यकारिणी समिति है इसके मनोनीत और निर्वाचित सदस्य, कार्यकारिणी समिति के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। अब देखो मनोनीत और निर्वाचित सदस्य कैसे कौन हो सकते हैं, तो देखो मनोनीत और निर्वाचित सदस्य में 2 सदस्यों को शामिल किया गया है। कौन कौन से सदस्य है वो, एक तो आप लोगों के ये इन दोनों का जो है निर्वाचन कौन करता है, एमएलए करता है। कौन करता है, एमएलए करता है। और ये एमएलए 2 आदमियों का निर्वाचन करता है, एक तो शिक्षाविद, कहने का मतलब जो रिटायरमेंट आदमी है उसका, और एक इसके अलावा जो वर्तमान जो वरिष्ठ अभिभावक है उनमें से किसी एक का करता है। पहले वरिष्ठ अभिभावक ही था, लेकिन फिर शिक्षाविद कहता है कि मुझे भी इसके अंदर सदस्यता दो, तो शिक्षाविद को सदस्यता देने लगे। और इसके बारे में आपको एक बेसिक बताऊं तो पहले तो एसएमसी की जो साधारण सभा थी इसके अंदर कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। लेकिन 2016 के बाद में इसके अंदर 16 सदस्य कर दिए गए, और शिक्षाविद यानी कि जो अपना रिटायरमेंट जो टीचर था उसको जोड़ा गया। कह सकते हो 2016 के बाद में 16 सदस्य हो गए, उससे पहले 15 ही थे। तो आपसे पूछा जा सकता है एसएमसी में कितने सदस्य, 16 सदस्य। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ा और डिटेल के बारे में थोड़ा डिटेल में और समझेंगे। अब देखो मृत्यु होने पर आपकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, ये मैं कोई ऐसे नहीं बताया, जो है प्रावधान वो बता रहा हूँ। त्यागपत्र अगर आप देते हो तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पंचायती जनप्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने पर, पंचायत यानी कि अगर मान लीजिए कोई सरपंच है, 5 साल खत्म हो चुके हैं, सरपंच ही नहीं बने अगली बार, तो उनका सदस्यता ऑलरेडी समाप्त होगी ही सही। बालक के द्वारा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद में, टीसी लेने के बाद में अभिभावक की सदस्यता समाप्त। कोई अभिभावक है यानी कि कोई माता पिता है और वह इसके सदस्य है, इसके पश्चात अगर उनका बेटा है यानी कि बेटी है जो 8वीं कक्षा पास कर चुकी है, तो 8वीं कक्षा पास करने के बाद में जो माता पिता है, जो अभिभावक है, वो एसएमसी के सदस्य नहीं रहेंगे। क्यों? इसका रीज़न ये होगा कि क्योंकि एसएमसी का प्रावधान कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का ही है, इसीलिए वो जैसे ही कक्षा 8 उत्तीर्ण करेगा या तो कक्षा 9 में चला जाएगा या वहाँ से टीसी ले लेगा, तो अभिभावक की क्या हो जाएगी, सदस्यता एसएमसी से रद्द हो जाएगी, साधारण सभा से भी रद्द हो जाएगी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। अगर मान लीजिए कक्षा 9 में आ चुका है, तो कक्षा 9 में आने के बाद तो एसडीएमसी के अंतर्गत चला गया वो अभिभावक, तो इसलिए वो एसएमसी का सदस्य नहीं रहेगा, यानी कि साधारण सभा का सदस्य नहीं रहेगा। अब देखते हैं इसकी बैठक की व्यवस्था, यानी कि जो इसकी मीटिंग्स होती है वो किस अकॉर्डिंग होती है। तो देखो मीटिंग्स कब होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए हर 3 माह में एक बार, 3 महीने में एक बार क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। अब मीटिंग जुलाई से लेकर मार्च तक का सेशन रहता है स्कूलों के अंदर। 1 जुलाई को ओपन होती है और मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के लास्ट में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब मार्च के बीच में, अप्रैल में एग्जाम चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जुलाई से लेकर मार्च तक कितनी होनी चाहिए, 3 बैठकें होनी चाहिए। जुलाई से लेकर मार्च तक 3 बैठकें हो जानी चाहिए, किसके अंदर, एसएमसी की साधारण सभा के अंतर्गत। और टोटल पूरे साल में 3 बैठकें होना तो क्या है, आवश्यक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके 3 बैठकें होगी और ये कितने महीने में हो जाएगी, 9 महीने में हो जाएगी। अब आगे देखो सूचना है, यानी कि अगर आपको बैठक करनी है तो उसके लिए आपको सूचना कब देनी है, 4 दिन पहले ही आपको बैठक के, यानी कि कहने का मतलब आज आप बैठक कर रहे हो तो आपके आज से 4 दिन पहले आपको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। किनको, सदस्यों को। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई है, इंपॉर्टेंस यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी बात करनी है, तो 2 दिन पहले ही देनी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैंड टू हैंड कि आज ही आपने अनाउंसमेंट की और आज ही आप सभा का आयोजन कर रहे हो। देखो गणपूर्ति यानी कि उपस्थिति, कोरम, गणपूर्ति यानी कि उपस्थिति, कोरम, और कुल सदस्य जितने भी सदस्य हैं इसके अंदर 16 सदस्य यानी कि 25% यानी कि 1/4 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो ही सभा का आयोजन होगा। अगर गणपूर्ति में अभाव रह जाता है तो बैठक नहीं होगी और अगले 7 दिन के बाद क्या होगी, बैठक होगी। क्योंकि गणपूर्ति 25% होना क्या है, अनिवार्य है। और अगर 7 दिन बाद में भी बैठक के अंदर 25% व्यक्ति नहीं आ रहे तो फिर उसके बाद में जो योजना बनाई गई है उसके अनुसार जो है आपके एसएमसी की जो सभा है वो चालू हो जाएगी, वो फिर नहीं रुकने वाली, फिर किसी का वेट नहीं किया जाएगा। यानी कि गणपूर्ति के अंदर आपके 25%, कहने का मतलब 16 सदस्य, तो यानी कि 4 सदस्यों की तो क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो सभा कैंसिल होगी और 7 दिन बाद में क्या हो जाएगी, आपकी सभा वापस होगी। उस टाइम पर भी नहीं है तो सभा को आपके जैसा करना है वैसे ही करेंगे, फिर आए तो ठीक, ना आए तो ठीक।
ठीक है, वही सिस्टम है, आए तो वेलकम जाए तो भीड़ गम। अब देखो भैया, यहाँ पे आते हैं साधारण सभा की बात करते हैं। साधारण सभा के जो काम है उसके ऊपर अपन चर्चाएं करेंगे। अब देखो साधारण सभा के कामों के अंदर अपन देखते हैं, तो पहला काम है इसका कार्यकारिणी का गठन करना, कार्यकारिणियों का गठन करना। ठीक है, दूसरा आय व्यय की समीक्षा करना, इनकी जो बजट आ रहा है स्कूल के अंदर उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करना कि इस सभा का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, वो अपन आगे बताएंगे, लेकिन उनका चयन करना इसी का काम है। और विद्यालय के हित में निर्णय लेने का कार्य किसका है, अपने एसएमसी का कार्य है। ठीक है, किसका, साधारण सभा का काम है, किसका, विद्यालय के हित में निर्णय लेने का। अब अपन लोग अपने कार्यकारिणी सभा के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, साधारण सभा अपनी कंप्लीट होती है यहीं पे। हमने अच्छे से इसको समझा है, हर एक डिटेल को इसमें क्लियर किया है, कोई भी अपन लोगों ने इसमें शायद कमी नहीं रखी होगी। जैसे ही अपन प्रश्न उत्तर करेंगे, देखो प्रश्न उत्तरों का अपन लोगों ने सार लिया हुआ अच्छे से। ये शुरू करने के बाद आप ये कहोगे कि अपन लोगों का जो रिवीजन है ना वो एक ही क्लास में हो गया, अपने नोट्स का रिवीजन एक ही क्लास में हो गया, क्वेश्चन आंसरों का एक ही क्लास में हो गया, हर एक चीज़ एक ही क्लास में हो जाती है। तो फिर अपने को बार बार ऐसे नहीं, नोट्स के लिए आप अलग क्लास देखो, क्वेश्चन आंसर्स के अलग क्लास देखो, तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है अलग होती है। इसमें आपका नुकसान है समय का, क्योंकि अब इतना समय नहीं है ना कि अपन जो है हर चीज़ के लिए अलग अलग क्लासें देंगे। एक ही क्लास के अंदर नोट्स, एक ही क्लास के अंदर जो है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सब खत्म, आपके रिवीजन बहुत अच्छा। अब अपन लोग ये इसके समझते हैं संरचना और सदस्य संख्या। देखो आपके कुल सदस्य कितने होते हैं कार्यकारिणी सभा के अंदर, 16 होते हैं। और देखो 2011 के यानी कि 2016 के प्रावधान के पहले कितने थे, 15 का प्रावधान था। आरटी के अंदर 15 का प्रावधान था, और अब कितने हो गए हैं, 16। यानी कि इसमें भी कितने, 16। यानी कि आप कह सकते हो आपकी जो एसएमसी होती है उसके अंदर कुल मिला के 16 सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी भी सभा के अंदर हो, चाहे कार्यकारिणी हो चाहे साधारण हो। आरक्षण की बात करें तो इसके अंदर जो है आरक्षण वो महिलाओं को दिए जाते हैं 50%, और अभिभावकों को दिए जाते हैं 75, यानी कि 12 सदस्यों के लिए। यानी कि कुल 16 सदस्यों में से आप लोगों के लिए महिलाएं कितनी होगी, 50, यानी कि 8 सदस्य महिलाएं होंगी। और जो 12 सदस्य यानी कि 75% वो कितने होंगे, आपके अभिभावक होंगे। कौन होंगे, अभिभावक होंगे। अब आप कहोगे सर ये तो 12 और 8 तो कितने हो गए, 20 हो गए। नहीं, अब आप समझिए, अभिभावक और महिलाएं कोई अलग नहीं है। इन महिलाओं के अंदर अभिभावक भी होंगी, इन महिलाओं के अंदर शिक्षिका भी होंगी। इन्हीं महिलाओं में मान लीजिए कोई हेड मास्टर है तो वो आ गई, और इन्हीं महिलाओं के अंदर मान लीजिए कोई आपके वार्ड पंच, कोई सरपंच या कोई हो गए तो वो आ गए। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अनिवार्य रूप से आपको 8 महिलाओं को तो क्या देना है, सीट देनी ही देनी, अनिवार्य रूप से। अधिक को भी दे सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, पर 8 को तो देना ही है। और अभिभावक जो है, जो 12% आपकी सीटें होंगी, इन्हीं के अंदर महिलाएं भी होंगी, इन्हीं के अंदर अभिभावक भी होंगे। यानी कि अब कितने बचे, आदमियों की सीटें केवल 4 ही बची है, या अगर इनके अंदर भी जो है महिलाएं आ सकती है चाहे तो। ये अपने इतनी डिटेल नहीं देखनी है अपने को, केवल ये जानना है कि महिलाओं की 8 सदस्य होती है और अभिभावक 12 सदस्य, यानी कि 75% होती है। अब इन सदस्यों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो 16 सदस्य है, पदेन सदस्य 2, पदेन सदस्य 12, और मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 2। तो देखो कहने का मतलब ये जो 16 सदस्य, 12 और 2 और 2 4, यानी कि 16 सदस्य हो चुके। जो पदेन, जो पद पर है किसी, तो उसमें वार्ड पंच, पार्षद, संस्था के प्रधान, जिन्हें सचिव कहते हैं अपन लोग, ये होते हैं। यानी कि इसमें पदेन यानी कि वार्ड पंच, पार्षद वगैरह हो चुके, आपके सरपंच वगैरह हो चुके, कोई भी राजनेता वगैरह हो चुके, या पॉलिटिक्स के अंदर जो भी होते हैं वो पदेन के अंदर आते। और एक आपके प्रधानाचार्य किसके अंदर आते, पदेन के अंदर आते हैं। यानी कि पद के अंदर, पद पे कोई अगर आपके बैठा हुआ है तो निर्वाचित, किन्हें निर्वाचित किया जाता है, अभिभावक। क्योंकि अभी सारे अभिभावक तो अपन उठा नहीं सकते, भाई सारे अभिभावकों को लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, 16 सदस्य से ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुछ ही अभिभावकों को क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है कि ये अभिभावक अपने इस सभा के अंदर होंगे, तो अभिभावक होंगे। ठीक है, या अभिभावक नहीं तो संरक्षक होते। तो 11 तो कितने होंगे, कौन होंगे, अभिभावक होंगे। और इनमें कम से कम 6 महिलाएं होनी चाहिए। 11 अभिभावकों में से भी कम से कम 6 महिलाएं तो होनी ही चाहिए। कितनी महिलाएं होनी चाहिए, 6 महिलाएं होनी चाहिए अनिवार्य रूप से कम बोला है मैंने। और अध्यापक, और एक विद्यालय का क्या होता है, अध्यापक होता है। और सबसे पहले इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है कि यदि कोई महिला जो है इसकी सदस्य बनना चाहती है तो वो, अगर महिला नहीं बनेगी तो ही शिक्षक को मिलेगी, वरना महिलाओं को क्या इसकी प्राथमिकता है। और अभिभावक जो है, संरक्षण जो है, उनको 11 होती है, जिनमें से 6 महिलाएं होती है। ठीक है, इसके बाद देखो मनोनीत, यानी कि जिनको चुना जाता है, मनोनीत नॉमिनेट किया जाता है जिनको, तो उसमें कौन आते हैं, उसमें शिक्षाविद, यानी कि जो रिटायर हो चुके वो, और अभिभावक। कौन आते हैं, अभिभावक। अभिभावक भी कौन, जो वरिष्ठ अभिभावक, यानी कि जो जब से ज़्यादा समझदार अभिभावक है, केवल उसी को लिया जाता है अभिभावक के अंदर भी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले जो था ये विद्यार्थी भी केवल और केवल जो थे अकेले थे, यानी कि मैंने पहले बता दी ये चीज़ आपको कि शिक्षाविद जो था ये अभी जोड़ा गया है, पहले नहीं था ये। आपको अगर पूछा जाए शिक्षाविद को एसएमसी के अंदर कब जोड़ा गया, 2016 के बाद में। अब इसके कार्यकाल, इसकी बैठकें और इसके कार्य, इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। इनमें कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का, कोई सदस्य
बन गए सदस्य, 2 वर्ष का कार्यकाल है उस सदस्य का। और बैठक कितने माह में होगी? प्रत्येक माह की अमावस्या को क्या होती है? एसएमसी की कार्यकारिणी सभा की बैठक होती है। याद रखना, एसएमसी की साधारण सभा की बैठक हर 3 महीने में एक बार होती है। एसएमसी की कार्यकारिणी सभा की बैठक हर 1 महीने की अमावस्या को होती है। यानी कि अवकाश हो अगर अमावस्या के दिन, तो अगले दिन उसकी क्या होगी? आपकी सभा होगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपके स्कूल 10 महीने ओपन होता है तो 3 सभाएँ तो किस में होती है? साधारण सभा में होती है। किस में होती है? 3 सभाएँ साधारण सभा में होती है। और अगर आप ऐसे देखें 10 महीने ओपन होती है तो कम से कम 9 से 10 बैठकें किस में होगी? आपके एसएमसी की जो है कार्यकारिणी सभा में होगी। कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी किसी महीने में जो है कोई एक ही महीना होता है, चलता रहता है, उसमें अमावस्या एक ही आती है। मतलब ये अपन कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं कर सकते कि कितनी होगी, क्योंकि अमावस्या कभी कभार जो है आगे पीछे हो जाती है। अब देखो, गणपूर्ति कोरम यानी कि उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? 30% उपस्थिति होगी तो आपकी बैठक होगी। बैठक कब होगी? जब 30%। उसमें कितनी थी? 25%, 1/4। और इसमें कितनी है? 30%, यानी कि 1/3 सदस्य अगर उपस्थित है तो आपकी क्या होगी? बैठक होगी। अब देखो, विद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपादन करने का क्या है? इसका काम है। विद्यालय के दिन प्रतिदिन की डेली जो काम हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी करने का क्या है? इसका काम है। और उसका क्या था? आय व्यय का, ठीक है, मिड डे मील का, उसके अलावा भी जो है आपके नामांकन का, इनके बारे में क्या था? एसएमसी का था, यानी कि साधारण सभा का था। और कार्यकारिणी सभा के अंदर आपके केवल जो डेली जो कार्य होते हैं उनके ऊपर चर्चाएं करनी है। आगे समझो, एसएमसी के अंदर भी सदस्यता समाप्त होती है, यानी कि कार्यकारिणी जो सभा होती है उसमें सदस्यता समाप्त होती है, जिस प्रकार साधारण सभा में हमने पढ़ा था। तो देखो, अगर कानून के द्वारा दंडित हो चुका है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर देंगे। अगर बालक टीसी ले जाता है, 8वीं उत्तीर्ण हो जाता है या टीसी ले जाता है, तो उस अभिभावक की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 3 कर्मशः लगातार बैठकों में नहीं आता, यानी कि लगातार 3 बैठकें हुई, एक में दूसरी बैठक तीसरी बैठक में नहीं आया तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली है, बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो हर चीज़ को। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसके प्रमुख पदाधिकारी कौन से हैं। अपन देखेंगे इसमें निर्णय की प्रक्रिया क्या होती है। अपन देखते हैं एसएमसी का बैंक खाता कौन सा होता है। और अपन और क्या देखेंगे? एसएमसी के मेन जो कार्य है, कॉमन जो सब कुछ है वो सब कुछ देखते हैं। देखो, एसएमसी के पदाधिकारी, एसएमसी जो पूरी सभा है यानी कि समिति, उसका अध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष कौन होता है? सचिव कौन होता है? हम पहले पढ़ के आए थे। एसएमसी की जो साधारण सभा होती है वो क्या करती है? एसएमसी की साधारण सभा क्या करती है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन करती है। हम पढ़ के आए थे उसमें, यहाँ पे वापस से आ चुके हैं। अब अध्यक्ष कौन होता है? कार्यकारिणी के निर्वाचित अभिभावकों में से एक। कार्यकारिणी जी सभा अपन ने बनाई थी, निष्पादन जो समिति थी, सभा थी, उसके जो अभिभावक है उनमें से कोई एक वरिष्ठ अभिभावक को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। और वरिष्ठ ही अध्यापक को, अभिभावक को क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और अगर जो सचिव की बात करें, हमने पढ़ा था कि जो संस्था का प्रधान होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो हेड मास्टर होते हैं, उनको क्या बनाए जाते हैं? सचिव बनाए जाते हैं। बाकी अभिभावक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। और जो वरिष्ठ हो, आगे देखें तो जो इनके जो कार्य होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष के कार्य क्या है? बैठकों की अध्यक्षता करना। किसका कार्य है? अध्यक्ष की। निर्णायक मत करना, यानी कि सभी को एक समान रखकर और एक सही निर्णय लेने का कार्य कौन करेगा? आपका अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। वहीं उपाध्यक्ष का क्या काम है? अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में वो सारे कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। और अपना जो सचिव है वो क्या काम करेगा? एजेंडा तैयार करेगा, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, रिकॉर्ड रखना, बैठकें बुलाना, किसका काम है? सचिव का काम है। तब आप मेरी एक बात को थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करना। अगर बैठकों की अध्यक्षता, निर्णायक मत कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है। और अगर दोनों ही नहीं है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं आए तो कौन करेगा? वरिष्ठ निर्वाचित सदस्य करेगा, यानी कि किसी, और वो भी अस्थायी सदस्य होगा। अध्यक्ष होगा, कहने का मतलब, यानी कि किसी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा उसी सभा के अंदर में से, जो क्या होगा? वरिष्ठ क्या होगा? अभिभावक होगा। इसके निर्णय की प्रक्रिया कैसी है? यह एक सर्वसम्मति में से निर्णय, यानी कि देखो, सर्वसम्मति का निर्णय का मतलब, कहने का मतलब, यह आपका विद्यालय है, इसमें कोई काम करवाना है तो वह अपने हिसाब से सभी को एक दायरे में रखते हुए और सभी को समान मानते हुए उस हिसाब से कार्य करवाएगा। लेकिन और यदि यह सहमति अगर नहीं बनती, यानी कि अगर उसने कोई आइडिया दिया भाई ये ऐसे होना चाहिए और सबने सहमति नहीं दी, और फिर वो कोई कहता है भाई, अगर मान लीजिए विद्यालय में नल लगवाना है तो कोई कहे मैं तो इधर लगवाऊंगा, कोई कहे इधर लगना चाहिए, कोई कहता है इधर लगना चाहिए, कोई कहता है इधर लगना चाहिए। तो भैया इस प्रकार से तो स्कूल में 2-3 गुट बन चुके हैं एक इसको लगाने के लिए। तो फिर ये क्या करते हैं? अपने बहुमत के निर्णय से
बहुमत के निर्णय से क्या करेंगे, यानी कि जो चुनाव कराएंगे भाई कौन है जो इस साइड में नल लगवाना चाहता है, यानी कि इस साइड में कुछ बनवाना चाहता है, और कौन है जो इस साइड में उसे बनवाना चाहता है। तो फिर उसके अनुसार ये क्या कर सकते हैं, निर्णय की प्रक्रिया से, बहुमत की प्रक्रिया से किसका निर्णय कर सकते हैं, अपने कार्यों का निर्णय कर सकते हैं। ये होती है इसकी निर्णय प्रक्रिया। समझ में आया। अब देखो बैंक खाता संचालन की प्रक्रिया ये किस प्रकार की होती है। देखो कहाँ पर होता है बैंक, सहकारी व राजकीय बैंकों के अंदर इसका खाता होता है। लेन देन कैसे होती है, संयुक्त हस्ताक्षर होते हैं, और संयुक्त हस्ताक्षर किसके होते हैं, अध्यक्ष के और सचिव के। किसके होते हैं, अध्यक्ष के और सचिव के क्या होते हैं, संयुक्त हस्ताक्षर होते हैं। आगे की कंडीशंस को समझते हैं कि जो एसएमसी है इसके मुख्य कार्य क्या है। जो एसएमसी अपन ने बनाई थी इसके मुख्य कार्य होते हैं, यानी कि पूरी कॉमन ही है ये। इसमें स्कूल की मॉनिटरिंग करना, नामांकन ठहराव को सुनिश्चित करना, विद्यालय योजनाएं बनाना 3 वर्ष की एक साथ में, उसके अलावा मिड डे मील का संचालन करना, संसाधनों को जुटाना जैसे पेयजल, भवन, फर्नीचर को देखना, आरटी एक्ट 2009 के प्रचार प्रसार करना, समग्र शिक्षा अभियान समसा का जो गतिविधियाँ इनका आयोजन करना। ये सारे काम किसके होते हैं, एसएमसी के होते हैं। हमने इससे पहले शैक्षिक परिदृश्य की जो क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था समग्र शिक्षा जो है अभियान जो है इसके जो समसा है इसके कार्यों का जो इसकी जो योजनाएं होती है इनको लागू कौन करता है, या फिर इसकी योजनाओं का निर्धारण कौन करता है, कौन सी कमेटी करती है, कौन सी समिति करती है। तो यह आपके जो है राज्य लेवल की समिति होती है। अब ये कौन करती है ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि कौन करती है, क्योंकि मैंने शैक्षिक परिदृश्य की क्लास के अंदर बताया है। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो जल्दी से जाइए वो क्लास लीजिए, ठीक है, वरना आप लोग जो है बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताने वाला। आगे समझिए एसडीएमसी। अब अपन जो एसएमसी को क्लियर कर चुके हैं, अब एसडीएमसी को पढ़ेंगे। एसएमसी इतनी बड़ी थी कि अब जाके खत्म हुई है। अब जो एसडीएमसी है वो तो इसी स्लाइड में खत्म हो जाएगी। इसके बाद अपन जो है प्रश्न उत्तर के ऊपर क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। अब प्रश्न उत्तर पर अपन चर्चा करने से पहले एसडीएमसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और उसके बाद अपन प्रश्न उत्तर करेंगे, तो इससे अपना मूल्यांकन भी हो जाएगा। और कॉमेंट में ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न उत्तर आपके राइट निकलते हैं और कितने आपके क्या निकलते हैं, गलत निकलते हैं। तो उसके बाद में अपन इसमें थोड़ा और प्रयास करेंगे और आपके जो है प्रश्न उत्तरों को सही कराने के लिए और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे नोट्सों को। एसडीएमसी स्कूल विकास प्रबंधन समिति। स्कूल विकास प्रबंधन समिति को अंग्रेजी में देखते हैं तो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। अब देखो इसे थोड़ा डिटेल में समझिए। अपन परिचय देखते हैं, इसका दायरा देखते हैं कि कहाँ तक का जो है एसडीएमसी का दायरा होता है। इसका परिचय देखो, इसका जो गठन होता है वो 22 अप्रैल 1999 को ही क्या हो जाता है, एसडीएमसी का गठन हो जाता है। माध्यमिक स्कूलों के हेतु किसका गठन होता है, एसडीएमसी का। पहले कॉमन ही था, यानी कि प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक सभी के अंदर एसडीएमसी चलता था, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, एसडीएमसी को हटा दिया गया। जिस प्रकार समसा का कार्य यानी कि जो है आपके समसा है समग्र शिक्षा अभियान, उसका कार्य कौन करता है आप लोगों के लिए, आपके एसएमसी करता है। उसी प्रकार समसा के अलावा एक रमसा भी है, और इस रमसा का कार्य कौन करता है, एसडीएमसी करता है। समसा का काम कौन करेगा आप लोगों के लिए, एसएमसी, और रमसा का काम कौन करेगा आप लोगों के लिए, एसडीएमसी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। कमेंट में बताओ रमसा का पूरा नाम क्या होता है। वर्तमान दायरा कक्षा 1 कक्षा 9 से लेकर 12 तक, कक्षा 9 आएगी यहाँ पर, कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर इसका क्या होता है, दायरा होता है, यानी कि इसका क्षेत्र, ठीक है। उसका कक्षा 1 से 8 तक था एसएमसी का, और इसका कक्षा 9 से 12 तक का है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी कि कार्य क्या है इसके, दिन और प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं इनको संभालना, इनका क्या होता है, मुख्य काम होता है। यानी कि कार्यकारिणी सभा से मिलती जुलती जैसी निकली है, समझने का प्रयास करो। इसके जो सदस्य होते हैं ये कुल 23 सदस्य होते हैं वर्तमान के अनुसार। कितने होते हैं, 23 होते हैं। इससे पहले इसके अंदर कुल 16 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 16 सदस्य थे। सर ये 16 सदस्य कब 23 सदस्य बने, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। बात है 2016 की, जब 2016 के अंदर इन 16 सदस्यों को हटाकर 23 कर दिया। हम इसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से समझो, 2016 को हम मध्य में रखेंगे, और एक साइड में हम एसएमसी को रखेंगे, और एक साइड में हम एसडीएमसी को रखेंगे, और हम ये कहेंगे कि भैया एसडीएमसी के अंदर 2016 के बाद क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या हो गए, प्लस हो गए। अब 2016 के बाद दोनों में क्या हुए, प्लस प्लस हुए। इसमें 2016 के बाद, इसके अंदर 2016 के बाद तो 16 हो गए, और इसमें 2016 के बाद में 23 हो गए, ठीक है। इसमें 2016 के बाद 16 हो गए, और इसमें 16 से ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसमें फिक्स हो गए और इसमें ज़्यादा हो गए, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा सा आप अपने हिसाब से डायग्राम्स को बना के अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो इसमें जो 23 सदस्य है, ठीक है।
अब ये 23 सदस्य देखो समझने की कोशिश करना, सदस्यों को बांटते हैं अपन लोग। कार्यकारिणी पदाधिकारी होते हैं कुछ तो, जिनमें से इनका अध्यक्ष कौन होता है, देखो इस सभा का अध्यक्ष कौन होता है, प्राचार्य। उसका अध्यक्ष कौन होता था, अपने कोई अभिभावक होता था। उपाध्यक्ष कौन होता था, अभिभावक होता था। सचिव कौन होता था, प्रिंसिपल होते थे, हेडमास्टर होते थे। लेकिन यहाँ पर सचिव कौन है, वरिष्ठ अध्यापक, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं उनमें से किसी एक को क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन होता है, प्रिंसिपल होते हैं। महत्वपूर्ण नियम क्या है, यानी कि इसमें जो सदस्य किस प्रकार के होंगे, इसमें 50% क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। लिंग सदस्य, कहने का मतलब एक सदस्य ऐसा होना चाहिए, एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो क्या है, कॉमन है। लिंग यानी कि दोनों में है, जो एसएमसी में भी होगा और वही एसडीएमसी के अंदर भी होगा। एक सदस्य क्या होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, जो सदस्य एसएमसी और एसडीएमसी दोनों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं इसकी बैठकों के बारे में समझते हैं। इसके जो कार्य है उनको थोड़ा सा समझेंगे। अब देखो इसकी बैठक क्या है, तो इसकी बैठक होती है प्रत्येक माह की अमावस्या को। जिस प्रकार कार्यकारिणी सभा की बैठक भी हर माह की अमावस्या को होती है, उसी प्रकार इसका भी क्या होता है, अमावस्या को होता है। मैंने कहा था कार्यकारिणी से मिलती जुलती है ये। तो एसडीएमसी की बैठक भी कब होगी, अमावस्या को। क्वेश्चन आ गया अगर मान लीजिए पर महीने की अमावस्या को एसडीएमसी और कार्यकारिणी सभा का गठन करना है, तो अपन कौन सी सभा का गठन करेंगे पहले, तो इसका मतलब सभाओं का गठन किस प्रकार से होगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सभाएं उसी दिन गठन की जाएगी, इनकी उसी दिन आयोजित की जाएगी। लेकिन दोनों का समय थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इनकी सुबह किसी एक का ले लेंगे, शाम को किसी एक का ले लेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो इसके बाद इसकी जो सूचना है 2 सप्ताह पूर्व ही देनी पड़ती है, जबकि उनकी सूचना है 4 दिन पूर्व देनी पड़ती है। 2 दिन पूर्व आपको आवश्यक होने पर देनी पड़ती है, जबकि इसकी सूचना 2 सप्ताह पूर्व देनी पड़ती है। लेकिन जो कार्यकारिणी सभा है उसकी कोई सूचना वगैरह नहीं होती। आगे की समझने की बात करो, गणपूर्ति कोरम यानी कि कितनी उपस्थिति होनी चाहिए, 50% अनिवार्य। यानी कि जो आपके 23 सदस्य है, कम से कम 12 से 13 सदस्य तक क्या होने चाहिए, इसमें उपस्थित होने चाहिए। कितने, 50%। अब देखो मुख्य जो कार्य है, इसके प्रमुख कार्य है स्कूल विकास की योजनाएं बनाना, ठीक है, वित्तीय कार्य करना, ठीक है, इनका रिकॉर्ड रखना भी इसका क्या है, काम है। ठीक है, वित्तीय कार्य करना, स्कूल के विकास का कार्य करना, ये सब किसके काम है, एसडीएमसी के काम है। देखो कुछ काम है जो कॉमन है, ऐसा नहीं कह कि पूरा डिफरेंट हो जाएगा, नहीं होगा। उप समितियाँ एवं अन्य समितियाँ, इसकी भी कुछ उप समितियाँ, इसमें 2 समितियाँ बनाई गई थी। जिस प्रकार से अपने एसएमसी के अंदर 2 समितियाँ थी, साधारण कार्यकारिणी, इसी प्रकार इसमें भी 2 है, एक है भवन उप समिति, एक है शैक्षिक उप समिति। भवन उप समिति के अंदर जो सदस्य होते हैं वो 6 होते हैं, जो निर्माण और मरम्मत के कार्य करते हैं। और शैक्षिक के अंदर जो है वो शैक्षणिक कार्य करते हैं, पढ़ाने लिखाने का, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कार्य संभालते हैं, पढ़ाने लिखाने की जो योजनाएं बनाते हैं, वे किस प्रकार पढ़ाना है, आपके टाइम टेबल किस प्रकार से होगा, इन सब का निर्णय कौन करते हैं, ये 8 सदस्य करते हैं। ठीक है, ये दोनों समितियां हो चुकी है क्लियर। अब देखो इसके अंदर एक है पीटीए, यानी कि जो पीटीए है वो शिक्षक अभिभावक संघ आप इसे कह सकते हो। इसके अंदर जो इसका उद्देश्य होता है, इसमें क्या होता है, इसकी भी बैठकें होती है और इसकी बैठक वर्ष में कितनी होती है, न्यूनतम 3 बार होती है। और अभिभावकों को जोड़ना है अपने को, किससे, विद्यालय से जोड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसमें हर वर्ष कितनी बैठकें होती है, 3 बैठकें होती है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर हर चीज़ को क्लियरली समझा है, हर चीज़ को क्लियर कर लिया है। अब अपन अपने प्रश्न उत्तरों पर आते हैं, और अपने प्रश्न उत्तरों को शुरू करने से पहले आपको मैं बताता हूँ, आपको अगर यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आ चुका है तो कॉमेंट के अंदर टाइम वाले सेक्शन पर क्लिक करके डाल दीजिएगा, सर हमने यहाँ तक की पूरी क्लास देखी है। आप जहाँ तक पूरी क्लास देखते हो वहाँ तक का आप लोग कमेंट किया करो कि सर हमने इस टाइमिंग तक की पूरी क्लास देखी है, हम ये क्लास बाद में देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब, अब आप एक चीज़ समझो, अब मैं आपको क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। क्या करवाऊँगा, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा। तो हर एक प्रश्न के आपको जो है उत्तर याद होने चाहिए। नोट समझा दिए। आंसर जब आपके 30 प्रश्न होंगे, इसमें कितने प्रश्न होंगे, 30। आप मुझे कमेंट में बताना इन 30 में से आप कितने क्वेश्चंस गलत करते हो, कितने क्वेश्चन सही करते हो। मैं आशा करता हूं कि इन 30 में से आप 27, 28 या फिर 30 के 30 ही सही करोगे। मुझे विश्वास है कि आप 30 में से 30 सही करोगे। मुझे तो आपका पूरा विश्वास है कि आप 95 से 100% का क्या दोगे, रिजल्ट दोगे। बस विश्वास की, अगर मुझे विश्वास है तो आपको इस विश्वास को तोड़ना नहीं है, आपको पूरी क्लास एंड तक देखनी है। और साथ में जो जितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं कॉमेंट में बताना, सर इतने क्वेश्चन क्या निकले, मेरे राइट निकले हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आप टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कीजिए, ये सारे आपको PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम के अंदर ही या फिर अपने बायो के अंदर ही, यूट्यूब के बायो के अंदर ही अपने जो है इंस्टाग्राम की ID लगा दूंगा, जिससे कि आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, अब ये सब बातें हो चुकी है, अब अपन शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न आता है लूथर गुलिक का, और ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, जिसका कहने का मतलब है कि प्रबंधन जो सूत्र है लूथर गुलिक का, पोस्ट द कॉर्ब, इसमें CO का क्या मतलब है। हमने हर एक चीज़ को इतना बारीकी से समझा था। अब देखो CO का मतलब क्या, लूथर गुलिक के शब्दों के अंदर कंट्रोलर था,
नहीं। ये कंट्रोलर तो अपन लोगों ने हेनरी फ्यूल के सूत्रों के अंदर पढ़ा था, ठीक है। उसके 5 जो सूत्र थे, ये कम्युनिकेशन, ये कमांड, ये अपने इसके अंदर नहीं थे। अपने तो क्या था, अपने तो सीधी सी बात है, अपने तो कोऑर्डिनेशन था। क्या था, कोऑर्डिनेशन था। अब क्या आपको इसका आंसर आया है या नहीं आया, आप कमेंट में बताते जाना मुझे एक एक करके। प्रबंधन की प्रकृति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कूट का चयन करें, यानी कि जो सही बात है उसके ऊपर अपने को क्या करनी है, बात करनी है, और जो गलत बात है उसके ऊपर अपने को क्या नहीं करनी, चर्चा नहीं करनी। समझना, मैं इसे थोड़ा आराम से जूम कर दे, नहीं करने की जरूरत ही नहीं है खैर जूम तो। अब आप यहाँ पे आराम से समझाते हैं आप लोगों को। देखो, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। क्या यह बात एकदम सत्य है? क्या प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है? क्या प्रबंधन केवल और केवल एक कला है? क्या प्रबंधन केवल और केवल क्या एक कला है? क्या प्रबंधन एक अमूर्त प्रक्रिया है? और क्या प्रबंधन सार समन्वय है? देखो, कहने का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन अपने को कहता है कि प्रबंधन के संबंध में जो कथन है उनके ऊपर विचार करो और जो सत्य कथन है उनके बारे में जानो। तो देखते हैं, क्या प्रबंधन सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है? क्या प्रबंधन केवल एक कला है, विज्ञान नहीं है? ये बात तो हो ही नहीं सकती, प्रबंधन तो विज्ञान भी है, हमने पढ़ा था। प्रबंधन एक अमूर्त प्रक्रिया है, सही बात है। प्रबंधन एक सार समन्वय, ये भी सही बात है। हम कह सकते हैं हमारा एक भी सही है, हम कह सकते हैं हमारा दो गलत है, और हम कह सकते हैं हमारा जो 3 है वो क्या एकदम राइट है, और जो 4 है वो भी क्या राइट है। 1 3 4 2 अपने कौन से वाले ऑप्शन के अंदर है, अपने दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर है। अपना दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, सुमेलित कीजिए। अपने को क्या करना है, मिलान करना है। अब मिलान, देखो मिलान करना है तो अपने को इसमें देखना है कि पीटर ड्रकर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या सिद्धांत दिया है, हेनरी फ्यूल ने क्या सिद्धांत दिया है, लूथर गुलिग ने क्या सिद्धांत दिया है। देखो, लूथर गुलिग ने दिया है पोस्ट कोर्ब का। किसका दिया है, पोस्ट कोर्ब का। कौन सा सिद्धांत दिया है, लूथर गुलिग ने दिया है। पोस्ट कोर्ब का सिद्धांत किसने दिया, लूथर गुलिग ने। हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांत दिए थे प्रबंधन के। कितने सिद्धांत दिए इसने, 14 सिद्धांत दिए। किसके दिए, प्रबंधन के दिए। अपन देखते हैं एफ.डब्ल्यू. जो टेलर था, इसके द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो था कोई सिद्धांत नहीं दिया गया, बल्कि इसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहते हैं। और पीटर ड्रेकर को जो है क्या कहते हैं, इसका गुरु कहते हैं। किसका, वैज्ञानिक प्रबंधन का। तो ये जो है आपके पीटर ड्रेकर, इसने एक पुस्तक लिखी थी, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। किसने लिखा, पीटर ड्रेकर ने लिखा। हेनरी फ्यूल जो था उसे 14 सिद्धांत दिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसके वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहते हैं, और लूथर गुलिग ने पोस्ट कोर्ब का सूत्र दिया। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ये रहा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, इसमें राइट आंसर होगा। बताते जाना कि आपके राइट निकल रहे हैं या गलत निकल रहे हैं। प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में गलत का चयन कीजिए। गलत का चयन करना है, यानी कि गलत युग्म अपने को चाहिए। क्या प्रबंधन का भविष्य ही निर्णय की प्रक्रिया है? क्या प्रबंधन का नाड़ी तंत्र ही संप्रेक्षण है? क्या प्रबंधन की आत्मा ही अभिप्रेरणा है? और क्या प्रबंधन का संगठन ही मस्तिष्क का नियोजन है? कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंधन के बारे में गलत युग्म ढूंढना है। प्रबंधन का भविष्य हमने पढ़ा था, निर्णय की प्रक्रिया है। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र हमने पढ़ा था, संप्रेक्षण है। प्रबंधन की आत्मा हमने पढ़ी थी, अभिप्रेरणा है। लेकिन प्रबंधन का मस्तिष्क तो स्वयं प्रबंधन ही है, यानी कि आपका खुद का दिमाग तो आपका स्वयं ही, आप खुद के दिमाग से कार्य करोगे ना, तो वैसी प्रकार से प्रबंधन का मस्तिष्क, प्रबंधन का समूह है, प्रबंधन का संगठन, ये सब खुद क्या है, प्रबंधन है, ना कि क्या है, नियोजन। इसमें क्या आएगा आपका, प्रबंधन आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, प्रबंधन शब्द का अर्थ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास है। इस सामूहिक प्रयास में निम्न में से कौन सा प्रश्न शामिल नहीं था। यानी कि हमने 4 प्रश्न पढ़े थे कि किसी भी कार्य को हमें क्या करना है, यानी कि किसी भी कार्य को हमें क्या चीज़ करनी है, हमें उस कार्य को हमें कब करना है। पहले हम कार्य का निर्धारण करेंगे, हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उसे कब करना है, उसके बाद हमें कहाँ करना है, उसके बाद हमें कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है, इसका मैंने कहा था ये आपसे कोई संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के अनुसार SMC की कार्यकारिणी समिति का गठन किस नियम के तहत किया गया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। नियम नंबर 3 और 4 के लिए किसका गठन किया गया, इसके अनुसार किसका गठन किया गया था, SMC की कार्यकारिणी सभा का गठन किया गया था। SMC की कार्यकारिणी जो समिति है, इसमें सदस्यों की कुल संख्या, जो अभिभावकों की संख्या का प्रतिशत कितना होता है।
हमने पढ़ा है अभिभावक कितने होते हैं इसमें, 75% क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं। क्या 75% इसमें है, नहीं। क्या 75% इसमें है, नहीं। तो हमारी आंखों के सामने से ही दो ऑप्शन यहाँ पर पहले से मर चुके हैं। अब अपने पास में केवल दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, एक है 16 सदस्य का, एक है 23 सदस्य का। हमने पढ़ा है कि सर 16 सदस्य भी थे, हमने पढ़ा है सर 23 सदस्य भी थे। अब हमें क्या बताना है, तो हमें सीधे सा हिसाब रखना है कि एसएमसी की जो कार्यकारिणी सभा थी, जो सदस्य थे, ये तो 2016 के पहले के थे और वर्तमान के अनुसार 2023 के अनुसार 23 सदस्य थे। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, हम इसके अंदर चौथे नंबर का क्या लगाएंगे, एकदम राइट आंसर लगाएंगे। हमें तो वर्तमान के अनुसार ही पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर पूछा जाता कि कुल सदस्यों की यानी कि कार्यकारिणी समिति के पूर्व में पहले यानी कि पूर्व में कुल सदस्यों की संख्या कितनी और अभिभावकों का प्रतिशत कितना था, तो यहाँ पर आपको पहले दूसरे नंबर का ऑप्शन लगाना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, तो अपने को वर्तमान के हिसाब से ही लगाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एसएमसी की कार्यकारिणी जो समिति है, इसकी गठन के संबंध में सत्य कथनों को छांटिए। ठीक है, अपने को कार्यकारिणी समिति के बारे में सारे कथन याद रहने चाहिए और जो सत्य है उसको निकाल देना है। न्यूनतम महिलाएं जो है 50% होना अनिवार्य है। दिस इज यानी कि यह बात क्या है, बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा। इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 11 होते हैं। यानी कि ये कहता है कि निर्वाचित सदस्य कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए। भाई तेरे ऊपर तो अपन आराम से डिटेल में बात करेंगे, भाई तेरे को अकेले में देखते हैं। वार्ड पंच, पार्षद, पदेन सदस्य, ये सब क्या है अपने इसके सदस्य होने चाहिए। विधायक यानी कि एमएलए के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मैंने कहा था शिक्षाविद, कौन सा शिक्षाविद यानी कि रिटायरमेंट, और एक अभिभावक होता है वरिष्ठ अध्यापक। इनका जो है मनोनीत करता है, इनको कौन करता है, विधायक करता है यानी कि एमएलए करता है। वार्ड पंच इसके सदस्य होते हैं, ये सही बात है, ये सही बात है, ये भी सही बात है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 11 नहीं होती है, थोड़ी सी डिटेल थोड़े ढंग से दिया करो। आपके यहाँ पे 12 होती है, 11 तो ये क्या होते हैं, निर्वाचित में अभिभावक होते हैं और एक कौन होता है, शिक्षक होता है। किस प्रकार का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, आप खुद सोचिए। 11 तो यहाँ पे अभिभावक होते हैं। आप में से बहुत सारों को लगा होगा कि 11 सही है, यहाँ पे कुछ और सोच लिया होगा आपने, शायद ये वाला सोच लिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना आप किसी चीज़ के बारे में। दूसरा वाला गलत है, जिसके अंदर 2 दिख रहा है वो तो गया, जिसके अंदर 2 दिख रहा है वो गया, जिसके अंदर 2 दिख रहा है वो गया। बचा क्या, बी वाला ऑप्शन क्या होगा अपना राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसएमसी के अध्यक्ष और सचिव के संबंध में सही विकल्प है। जो एसएमसी है, इसके अध्यक्ष और इसके सचिवों के बारे में अपने को सही कथन छांटना है। तो इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, संस्था का प्रधान होता है क्या एसएमसी का अध्यक्ष, और इसका सचिव को वरिष्ठ अध्यापक होता है क्या। अभी देखते हैं, वे आराम से समझेंगे। क्या अध्यक्ष अभिभावक होता है, क्या सचिव संस्था प्रधान होता है, क्या अध्यक्ष अभिभावक होता है, क्या सचिव अभिभावक हो सकता है क्या सचिव अभिभावक है। तो अब आप मेरी बात सुनिए, हमने पढ़ा था एसएमसी के अध्यक्ष और सचिवों के बारे में। तो अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक होता है। और सचिव कौन होता है, संस्था का प्रधान होता है। इसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा था। तो जो सचिव अपन ने अभिभावक की आ रहा है, ये तो पहले गया। वरिष्ठ अध्यापक इसमें होता ही नहीं है, ये भी गया। अब अपने पास में तो क्या बचा हुआ है, केवल और केवल बी वाला ऑप्शन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। गलत को निकालो और सही को बाहर निकाल दो, गलत को फेंको, सही को बाहर निकालो, गलत को फेंको और सही को बाहर निकालो। आगे की कंडीशन आती है, आगे के क्वेश्चंस चलते जाते हैं और एसएमसी की साधारण सभा के बारे में बात करते हैं हम लोग। और ये कहता है कि किस बैठक के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि एसएमसी की जो साधारण सभा होती है, जो जनरल बॉडी होती है, इसमें जो बैठकें होती है, इसके बारे में अपने को सही कथन जो है वो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो, बैठक 3 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए, ये सही बात है। और कार्यकारिणी सभा की अमावस्या को होती है और साधारण की अपने 3 महीने में एक बार होती है, ये सही बात है। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जानी चाहिए, सही बात है। और अगर ज़्यादा आवश्यक हो तो 2 दिन पूर्व दी जाती है। गणपूर्ति कुल सदस्य का 25% होना चाहिए, ये भी एकदम सही बात है कि जो गणपूर्ति होती है यानी कि जो उपस्थिति होती है वो कुल सदस्यों की 25% होनी चाहिए। आगे का कहता है कि गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित नहीं होती है बल्कि उसी दिन ली जाती है। ये गलत बात है, गलत बात है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। गणपूर्ति अगर आपके पास में नहीं है तो हम बैठक क्यों करेंगे भाई। हमारे दोस्त ही अगर नहीं आए तो हम पार्टी क्यों करेंगे। तो यहाँ पर 7 दिन बाद में हमने को क्या करना है, बैठक का आयोजन करना है। कितने दिन बाद में करना है, 7 दिन बाद में। किसका आयोजन करना है, बैठक का। 7 दिन के बाद में अगर नहीं आते तो फिर तो अपने को गठन कर, तो फिर उस कंडीशन में अपने को कोई स्थगित वगैरह नहीं करनी है, तब अपने को जो है अपनी बैठक जो है उसी दिन ले लेनी है। लेकिन अगर 7 दिन के यानी कि फर्स्ट आज बैठक हुई है, आज कोई आए नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले 7 दिन बाद लेंगे। 7 दिन के बाद नहीं आते तो फिर थोड़ी 7 दिन बाद लेंगे, उस टाइम तो उसी टाइम पे लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छी बात है, इसने मिस्टेक की है तो अपने ये राइट आंसर निकल गया इसी मिस्टेक से। ओके, अपन लोग जो आगे चलते हैं। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक कब आयोजित की गई थी। ठीक है, एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति थी इसकी बैठक कब आयोजित की जाती है। तो अपन देखते हैं कि अपन ने देखा जो साधारण सभा होती है उसकी तो हर महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार होती है। और इसकी
अरे प्रत्येक माह की अमावस्या होती है, पूर्णिमा को ही रख लेते हैं, अच्छा चांस होता है पूर्णिमा को, तो नहीं, 3 माह की अमावस्या गलत बात, अमावस्या दी है पर 3 माह की दी। कन्फ्यूजन देखो, आपको उलझा सकता था ये क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने वहाँ से कन्फ्यूजन उठा लिया, 3 माह में होती है बैठक एक तो, और एक अमावस्या को होती है, आपने दोनों को एक साथ देख लिया, आपने देखा ये राइट आंसर। नहीं 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 नहीं, आपको इस तरीके के कन्फ्यूजन से दूर रहना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इनको क्या करना है अपने को, यहाँ से लेकर इनके पेन घुमाना है, चाहे इनकी खत्म क्यों ना हो जाए। आगे देखो, शिविर पंचांग के अनुसार, नहीं, शिविर पंचांग के अनुसार किसी भी दिन ले लो, ये थोड़ी होता है। अपने को तो यहाँ पे राइट आंसर मिल चुका है ना अपना, प्रत्येक माह की अमावस्या। प्रत्येक माह की अमावस्या को क्या होती है, एसएमसी की कार्यकारिणी सभा की आयोजना होती है, गठन होता है। एसएमसी की गठन का मतलब योजना जो है, समिति का प्रारंभ होता है। समिति जो एसएमसी कार्यकारिणी जो समिति है, इसकी बैठक के लिए गणपूर्ति कितने प्रतिशत होनी चाहिए, हमने पढ़कर आए थे। यानी कि अगर आपको उपस्थिति चाहिए तो आपके पास में 33% क्या होने चाहिए, सदस्य होते हैं, सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए। 50% तो किस में होने चाहिए, SDMC के अंदर। 25% किस में होने चाहिए, जनरल बॉडी साधारण सभा के अंदर। 33% किसके अंदर होना चाहिए, कार्यकारिणी सभा के अंदर। राइट आंसर क्या हो चुका है, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, हम पढ़ कर आए थे। अगर आपका अध्यक्ष नहीं आया, नोट लगा रखा था नीचे बड़े अक्षरों के अंदर लिखा हुआ, अच्छा खासा लिखा हुआ था बॉक्स के अंदर, अगर अध्यक्ष भी नहीं आया, उपाध्यक्ष भी नहीं आया तो कौन करेगा, तो हमने पढ़ा था उसके अंदर कोई वरिष्ठ अध्यापक, यानी कि कोई अध्यापक अभिभावक होगा, वो करेगा। कार्यकारिणी के वरिष्ठ निर्वाचित सदस्यों में से कोई चुना गया अस्थायी अध्यक्ष होगा। वार्ड पंच नहीं होगा भाई, तू साइड में रहे। अपने संस्था प्रधान भाई आप भी नहीं होंगे सर जी, ठीक है। बैठक स्थगित कर देंगे, नहीं, अपन बैठक को स्थगित क्यों करेंगे भाई, अध्यक्ष वगैरह नहीं आया तो इसका मतलब काम ही नहीं होगा क्या, होगा ना। तो उसके लिए अपन किसको चुन लेंगे, अस्थायी अध्यक्ष को चुन लेंगे, वरिष्ठ अभिभावकों में से। अब आगे देखो, एसएमसी सदस्य की सदस्यता समाप्ति के कारण शामिल है। अब अपने को सदस्यता समाप्त करनी है, तो कौन कौन से जो कारण है वो सदस्यता समाप्ति के लिए जरूरी है और कौन से नहीं है। तो देखो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसका मतलब उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बालक की टीसी ले जाने पर क्या हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 1 2 3 तीनों ही क्या है इसके अंदर शामिल है, तीनों ही क्या है, शामिल है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। एसएमसी के वित्तीय लेन देन यानी कि बैंक खाता संचालन किन के संयुक्त हस्ताक्षर में किए जाते हैं। बैंक के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद हो, नीचे अपन ने एक एरोर लगाया था, उसमें हमने यहाँ पे लिखा था एक साइड में अध्यक्ष प्लस हमने क्या लिखा था, सचिव लिखा था। अब यहाँ पे अध्यक्ष कौन होता है, वरिष्ठ क्या होता है आपके लोगों के, अभिभावक होता है, और सचिव कौन होता है, संस्था का प्रधान होता है। इन दोनों के ही क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा, बैंक के खाते के अंदर जो पैसे उनका ट्रांसफर होगा या फिर वित्तीय लेन देन किसके द्वारा होगी आप लोगों के लिए, इनके हस्ताक्षर के बाद में ही होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति SDMC का गठन किन विद्यालयों में के लिए किया जाता है। जो विद्यालय की स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, इसके विद्यालय में इसका गठन किस लिए किया जाता है, यानी कि कौन से विद्यालयों में इसका गठन किया जाता है। हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक में तो किसका होता है, SMC का, और SDMC का होता है माध्यमिक में। प्राथमिक और प्रारंभिक तो एक ही बात हो गई, उच्च प्राथमिक भी प्रारंभिक में आती है, सभी प्रकार के निजी विद्यालय में नहीं। ये तो होती है अपने माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, माध्यमिक या 9 से 12 तक के विद्यालयों के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं SDMC के अध्यक्ष और सचिव कौन होते हैं। तो SDMC के अध्यक्ष कौन होते हैं, SMC के अध्यक्ष तो कौन होते हैं अपने, SMC के अध्यक्ष होते हैं अपने कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन होगा, अपना प्रधानाचार्य होगा। तो अभिभावक तो पहले से ही चले गए हैं अपने घर पे, अभिभावक तो कहाँ चले गए, घर पे चले गए हैं। अब देखो यहाँ पर अध्यक्ष कौन बना दिया अपन ने, प्रधानाचार्य को। लेकिन सचिव कौन होगा, अभिभावक जैसा तो कोई शब्द आएगा भी नहीं, किसके अंदर नहीं आएगा, SDMC के अंदर, ठीक है। तो SDMC के अंदर वरिष्ठ कौन होगा, व्याख्याता होगा। कौन होगा, वरिष्ठ व्याख्याता होगा। किसके अंदर होगा, अपने SDMC के अध्यक्षों के अंदर और सचिव के अंदर। सचिव कौन होता है, वरिष्ठ व्याख्याता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान यानी कि 1/7/2016 से ही SDMC में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। पहले कितनी थी, 16 थी। ये कितनी थी, ये कब थी, पहले थी। वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 23 हो चुकी है। ये कब की है, 1/7/2016 के बाद। 16 के बाद में 16 को बढ़ा दिया, 16 के बाद में 16 कर दिए। ये थोड़ी सी याद रखने लाइनें। SDMC की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी अनिवार्य है, कहने का मतलब आपकी उपस्थिति कितनी होनी चाहिए। हम पढ़ कर आए थे 50%, 33% तो कार्यकारिणी के लिए थी और 25% आपके साधारण सभा के लिए थी। SDMC की उपस्थिति के संबंध में सुमेलित कीजिए। मिलान करना है आप लोगों को मिलान कैसे करना है कि जो भवन उपस्थिति
उप समिति होती है, सॉरी एसडीएमसी के अंदर हमने पढ़ा 2 समितियां होती है, भवन उप समिति जिसके अंदर 6 सदस्य होते हैं जो किसका कार्य करते हैं, निर्माण मरम्मत का, और एक शैक्षिक उप समिति जिसमें 8 सदस्य होते हैं, हम कहते हैं पढ़ाने लिखाने का कार्य करते हैं, इनकी मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। अब देखो ए के अंदर बी के अंदर ए, देखो ए के अंदर 2, बी के अंदर 1, ये कौन सा हो चुका है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो चुका है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 12 तक के होते हैं, संसाधनों के अंदर प्रबंधन हेतु कौन सी समितियां कार्यकर होगी, हमने कहा है कि एसएमसी कक्षा 1 से 8वीं तक होगी, एसडीएमसी कक्षा 9 से 12 तक है। लेकिन अगर स्कूल ही कक्षा 1 से लेकर 12 तक है तो उसके अंदर तो दोनों ही होगी, क्योंकि 8वीं तक को एसएमसी चलाएगी और एसडीएमसी 12वीं तक, 9वीं से 12वीं के चलाएगी। ठीक है, अगर आपकी विद्यालय, मैं क्वेश्चन अगर यहाँ पे बदल दूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपकी विद्यालय 10वीं तक है, अगर आपकी विद्यालय 10वीं तक है तो आपके विद्यालय में कौन कौन सी समितियां होगी, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा, एसएमसी और एसडीएमसी दोनों ही होगी। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये लाइन एक्स्ट्रा आ चुकी है, कोई मिस प्रिंट हो चुका है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ये दोनों ही है क्यों होगी, क्योंकि आपके 8वीं तक तो क्या है एसएमसी ने संभाल लिया है, लेकिन 9वीं 10वीं को भी तो संभालना ही है, तो उसके लिए एसडीएमसी अलग से ही बनाई जाएगी। अगर आपकी स्कूल 8वीं तक है तो एसएमसी ही रहेगी केवल, उसके अंदर एसडीएमसी का कोई काम नहीं होगा, बनाया भी नहीं जाएगी। विद्यालय 5वीं तक है तो भी एसएमसी रहेगी, विद्यालय 6वीं तक है तो भी एसएमसी रहेगी, 3री तक है तो भी एसएमसी रहेगी। हम कह सकते हैं कि 8वीं तक के विद्यालय में एसएमसी, और अगर वो विद्यालय 12वीं तक बन चुकी है तो उसके अंदर दोनों ही होगी, और 9वीं से 12वीं तक एसडीएमसी कार्य करती है। आगे चलते हैं, आरटीई धारा 9 के अनुसार, यानी कि धारा 22, सॉरी आरटीई 2009 की धारा 22 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करने का दायित्व किसको दिया गया था, विद्यालय के डेवलपमेंट का काम कौन करता है, स्कूल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसको कौन चलाता है, हमने पढ़ा था एसएमसी चलाती है। और इसके लिए कितने वर्ष की योजना बनाई जाती है, 3 वर्ष की। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको एक बार जो है चार्ट के अंदर जो है थोड़ा डिटेल में आपको मैं वापस से बता देता हूँ कि ये चीज़ मैंने कहाँ पर बताई थी, देखने की कोशिश करना, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हमने देखा था कि जो आपका डेवलपमेंट का जो काम है ये कौन करता है, आपके विद्यालय विकास के अंदर आपके एसएमसी करती है। कौन करती है, एसएमसी करती है। अब जो योजनाएं वगैरह बनाई जाती है, एसएमसी बनाती है, और हर 3 वर्ष में एक बार बनाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 वर्ष की नहीं होती है, 3 वर्ष के लिए ही होती है। ठीक है, आगे देखो, एसएमसी के अभिभावक सदस्यों का प्रतिशत 75% है, जबकि एसडीएमसी में 50% महिलाओं की अनिवार्यता है। बताइए एसडीएमसी में वह कौन सा सदस्य है जो एसएमसी और एसडीएमसी दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। दोनों के अंदर क्या होता है, वह कॉमन होना चाहिए। यह मैंने आपको नहीं बताया था कि वह सदस्य कौन है जो दोनों के अंदर कॉमन होता है, तो वह कौन होगा, आपका अभिभावक से ही उठाया जाएगा उस कॉमन सदस्य को। तो कम से कम एक अभिभावक को क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। वो कितने सदस्य होते हैं, पहली बात तो 1 होता है, और वो किस में से लिया जाएगा, अभिभावकों में से क्या लिया जाएगा, उसे कॉमन लिया जाएगा, जो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। अब निम्न में से कौन सा कार्य एसएमसी का नहीं है, यानी कि वो काम एसएमसी का नहीं है लेकिन उसे एसडीएमसी का है, मतलब इसका मतलब ये समझ गए, क्योंकि 2 ही तो चीज़ें पढ़नी है। जो काम एसएमसी का नहीं है वो एसडीएमसी का है, जो एसडीएमसी का है वो एसएमसी का नहीं है। अब देखो, मिड डे मील का बनाने का काम एसएमसी करती है, नामांकन ठहराव एसएमसी करती है, यूडाइस का काम एसएमसी करती है, 9वीं 12वीं का नाम आता है एसएमसी तो दूर भाग जाती है। पहले भाई 9वीं 12वीं का काम हम क्यों करें भाई, शब्द ही कम है तो क्लासें भी कम ही रखो ना, छोटी रखो, छोटे शब्द छोटी बात। आगे चलो भाई, असत्य कथन छाटिए। एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ऐसा इसका कहना है, यानी कि जो सदस्य होते हैं उनका। और एसडीएमसी की बैठक अमावस्या को होती है। साधारण सभा की बैठक की सूचना पहले ही दे देनी चाहिए, यानी कि पहले दे दो इनकी सूचना। और एसडीएमसी के जो सचिव है वो संस्था के प्रधान होते हैं। एसडीएमसी का सचिव संस्था का प्रधान कहाँ से होगा, हम तो अभी पढ़ के आए थे, एसडीएमसी का प्रधान जो प्रधानाध्यापक जो होता है, हेडमास्टर जो होता है वो तो अध्यक्ष होता है, सचिव तो वरिष्ठ अध्यापक होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है, यानी कि कहने का मतलब गलत कथन छाटना था, ये अपना सही आंसर हो चुका है। आगे देखो, शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए कि वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकों का आयोजन होना चाहिए, हमने पढ़ा था उसमें 3 बैठकों का क्या होना चाहिए, आयोजन होना चाहिए। इसकी आयोजना का कारण क्या है, क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि अभिभावकों को किससे जोड़ना, विद्यालय से जोड़ना, किससे जोड़ना, विद्यालयों से जोड़ना। एसएमसी की साधारण सभा में कौन शामिल नहीं होते हैं, कौन है जो एसएमसी की साधारण सभा के अंदर नहीं आते हैं, हमने पढ़ा है कि शिक्षक होते हैं, यानी कि अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी उसका जो है सदस्य नहीं होता है। एसडीएमसी का गठन
किस अभियान योजना के तहत किया गया था। जो एसडीएमसी है इसका गठन किस अभियान किस योजना के तहत किया गया था। तो हमने पढ़ा था कि एसडीएमसी जो है वो रमसा का किससे संबंध है, समसा का किससे है, सर्व शिक्षा अभियान का किससे संबंध है। यहाँ पे आप कहोगे सर समसा में तो ससा ही दिख रहा है हमें, तो जो एम है वो स्मॉल होता है इसलिए एम को जो है शो नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता। इसलिए जो सर्व शिक्षा अभियान है वो तो आपका किससे संबंधित है, आपके एसएमसी से संबंधित है। वही एसडीएमसी से संबंधित कौन है, रमसा और समसा दोनों को अच्छे से समझना। यदि किसी विद्यालय में एक कक्षा यानी कि 1 से लेकर 12 तक संचालित है, एसएमसी एसडीएमसी दोनों ही है, तो अमावस्या के दिन जो है किसकी बैठक होगी। तो अमावस्या के दिन किसकी बैठक होगी, क्योंकि एसएमसी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कार्यकारिणी सभा होती है उसकी बैठक अमावस्या के दिन होती है। एसडीएमसी को हमने पढ़ा है कि कार्यकारिणी सभा की बैठक कब होती है, अमावस्या को होती है। तो कह रहा है कि अमावस्या के दिन किसकी बैठक होगी, दोनों की बैठकें अलग अलग समय पर उसी दिन आयोजित की जाएगी। दोनों की बैठकें होगी लेकिन कब होगी, अलग अलग समय पर होगी, उसी दिन होगी। किसकी सभाएं होंगी, अपने एसएमसी और एसडीएमसी की। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने हर चीज़ को काफ़ी आसानी से काफ़ी डिटेल में समझा है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ वापस से। अब ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हमने अपने 30 प्रश्नों को किया है। कमेंट में फटाफट से लिख दो, फटाफट से टाइप कर दो, अभी के अभी फटाफट से क्लिक करो, टाइपिंग करो कि सर मेरे इतने सही निकल चुके हैं। आपके अंदर अगर आप ज़्यादा सही करोगे तो मोटिवेशन आएगा कि हमने इतने सही किया। अगले जो है अगर एक भी गलत निकला है ना तो अगली क्लास को इतना ध्यान से पढ़ना है कि अगले क्लास में एक भी गलत ना निकले। मैं कह रहा हूँ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एंड तक इसमें आने वाली सब वीडियोस को देखिए। अब जितनी, मैं ये नहीं कह रहा पूरा कोर्स करवा दूंगा 2 महीने में, क्योंकि देखो यहाँ पे पढ़ने वाला केवल मैं अकेला हूँ। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि जितने भी सब्जेक्ट्स मैं करवाऊंगा ऐसे फ्लो चार्ट्स में समझाएंगे हर चीज़ को। ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना तो तगड़े तरीके से पढ़ेंगे मैपिंग के थ्रू, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको इस तरीके से फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे कि जिस बंदे को हिस्ट्री याद नहीं होती ना वो एक बार इस क्लास को देखेगा उसको हिस्ट्री के हर एक चीज़ से रग रग से वाकिफ हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरिट मंत्रा पर इससे भी 72 क्लासें आने वाली है। कब आएगी, जब अपने मेरिट मंत्रा पर क्या हो जाएगा, मेरिट मंत्रा पर क्या हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो क्लास आ रही है इससे 1000 गुना बेहतर क्लास लाने की मैं और कोशिश करूँगा। क्योंकि आप अगर एक सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ना, उस मोटिवेशन से ही हम आपके लिए और बेहतर क्लासें बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का जो चिन्ह है, टेलीग्राम का जो चैनल है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, लिंक पे आराम से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हर चीज़ को हमने क्लियरली नोट्स के थ्रू समझ लिया। एक गिलास में क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, सारी चीज़ें एक जगह हो चुकी है। अब इन जो चार्ट्स है इनके आपके पास PDF मिल जाएगी, आराम से इन चार्ट को आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।